हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं दीपक शर्मा, चेंज ऑफ द वे। आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत एक प्रश्नावली जो होती है, प्रश्नावली के अंतर्गत जो क्वालिटीज पाई जाती है, हम ऐसे कहते हैं प्रश्नावली के अंदर जो गुण होते हैं, उन गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि प्रश्नावली जब बनाई जाती है, अनुसंधानकर्ता के द्वारा जब प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है, तो प्रश्नावली का निर्माण करते समय कौन कौन से गुणों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हीं गुणों का अध्ययन कर रहे हैं हम। तो गुणों का अध्ययन करने से पहले आपको बता दूं, हमारे चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाना और शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। ठीक है, आप देख रहे हैं, आपको कुछ कमेंट मिल रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। आगे कोशिश करना और ऐसे आगे बढ़ाते चले जाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। हम प्रश्नावली के हम 9 गुणों का अध्ययन कर चुके थे। तो हेडिंग डाल लीजिए पहले, एक अच्छी प्रश्नावली के गुण। अध्याय हमारा कोई चतुर्थ अध्याय चल रहा है, लिख लेना। एक अच्छी प्रश्नावली के गुण। गुणों का अध्ययन कर रहे हैं कि एक अच्छी प्रश्नावली के अंतर्गत कौन कौन से गुण होने चाहिए। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि जो एक अच्छी प्रश्नावली है उसमें सामान्य तौर पर 15 प्रकार के गुणों के बारे में बताया गया है। तो 15 प्रकार के गुणों में से हम 9 गुणों का अध्ययन कर चुके हैं विस्तार पूर्वक। इसमें 9वां जो गुण था वह प्रत्यक्ष अनुभव था, सॉरी प्रत्यक्ष संबंध। 9वां गुण कौन सा था बच्चों? प्रत्यक्ष संबंध था। आज उससे आगे वाला गुण है 10वां गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वे गुण जो बताए गए हैं, 10वां गुण कौन सा है वो लिखिए, संकेतक प्रश्न। 10वां गुण कौन सा है बच्चों? संकेतक प्रश्न। संकेतक से तात्पर्य है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर आप लेने जा रहे हैं, लेना चाहते हैं, वे प्रश्न इस प्रकार से होने चाहिए। जो प्रश्न बनाए हैं आपने, वो संकेतक प्रश्न में यह बताया गया कि वे इस प्रकार से होने चाहिए कि वह किसी जो आप आंसर लेना चाहते हैं सूचक के माध्यम से, वह आंसर परफेक्टली रूप से आपको प्राप्त हो सके। तो प्रश्नों का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए। इसके लिए प्रमुख विद्वान हमारे रहे हैं हार्पर साहब। हार्पर साहब ने भी यही बताया गया है। तो हार्पर के अनुसार, हार्पर ने क्या कहा है लिख लीजिए। प्रोफेसर हार्पर के अनुसार, प्रोफेसर हार्पर के अनुसार, प्रोफेसर हार्पर ने संकेतक प्रश्न के बारे में जो तथ्य बताए, उन्होंने क्या तथ्य बताए हैं मैंने आपको पहले बताया। जब किसी विद्वान की, किसी अर्थशास्त्र की परिभाषा को लिखा जाता है तो इससे उस परिभाषा को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। तो इसमें लिख लिया, प्रोफेसर हार्पर ने क्या कहा कि सूचक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। सूचक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। सूचक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। एक सूचना प्रश्न वह प्रश्न होता है, एक सूचना प्रश्न वह प्रश्न होता है, एक सूचना पर वह प्रश्न होता है जो उत्तर संकेत देता है, उत्तर एक रूप में प्राप्त होता है, यानी जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वह उत्तर कैसे प्राप्त होगा बच्चों?
एक रूप में प्राप्त होना चाहिए, यानी उत्तर का जो रूप होता है वह एक रूप होता है। ये जैसे इसी में बताया उन्होंने, उदाहरण के लिए क्या कहा उन्होंने, यानी कुल मिला के हमें समझ सकते हैं, मैं समझा देता हूं, समझ लेना कि सूचक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। सूचक जो होता है यानी प्रश्न ऐसे हो कि सूचक आपसे पुनः प्रश्न नहीं पूछे, यानी वह उस प्रश्न के माध्यम से, यानी एक सूचना प्रश्न वह प्रश्न होता है जो उत्तर के संकेत देता है। आपने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का जो उद्देश्य रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा कि इस प्रश्न के द्वारा वह सूचक समझ सके कि मुझे क्या उत्तर देना है, उस तथ्य को वह जान सके। तो प्रश्न है ना ऐसा होना चाहिए कि वह उत्तर की ओर करे, संकेत करे। और उत्तर क्या है, उत्तर हमेशा एक रूप में प्राप्त होता है। एक रूप में कैसे, जैसे आपने किसी व्यक्ति से पूछा कि, जैसे हम कह सकते हैं कि क्या आप समझदार हैं, तो उत्तर क्या आएगा, हाँ या ना। सामान्यतः हाँ उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी, यहाँ सब समझदार हैं। फिर मैं से आपसे पूछूंगा क्या आप साबुन का उपयोग करते हैं, तो उत्तर क्या आएगा, हाँ या ना। यानी एक रूप में, या तो उत्तर हाँ में आएगा या फिर ना में आएगा। तो प्रश्न इस प्रकार के पूछने चाहिए अनुसंधानकर्ता के द्वारा या प्रगणक के द्वारा कि उत्तर का जो रूप है, क्या है बच्चों, उत्तर का जो रूप है वह एक रूप में प्राप्त हो, यानी उत्तर परिवर्तनशील नहीं हो, यानी उत्तर एक बिंदु के ऊपर केंद्र करता हो। तो हार्पर ने यही बात बताई। तो लिखिए जैसे, उन्होंने जैसे के रूप में क्या कहा है, जैसे उन्होंने समझाया। लिखिए जैसे प्रश्न पूछा गया, आप समझदार हैं, आप समझदार हैं, आप साबुन का प्रयोग करते हैं, आप साबुन का प्रयोग करते हैं, आप साबुन प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार के और अन्य प्रश्न, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में प्राप्त होगा, या तो हाँ या नहीं में प्राप्त होगा। यह बात किसने कही थी, यह बात प्रमुख विद्वान प्रोफेसर हार्पर ने कही थी। समझ लेना बच्चों सभी विद्यार्थी, हार्पर ने संकेतक प्रश्न के लिए क्या बात बताई। उन्होंने कहा कि सूचक ऐसा नहीं हो कि आपने प्रश्न पूछा, यानी प्रगणक ने सूचक से प्रश्न पूछा और सूचक उस प्रश्न को न समझकर पुनः प्रगणक से ही प्रश्न पूछ उठे कि साहब आपने क्या पूछा है और क्या नहीं पूछा है। तो ये एक सूचना प्रश्न वह प्रश्न होता है जो उत्तर की ओर संकेत देता है कि आपका उत्तर क्या होगा, उस ओर वह इंगित करता है, संकेत करता है। उत्तर एक रूप में प्राप्त होता है। उत्तर का रूप कैसा होगा, एक रूप। एक रूप कैसे, जैसे बताया, जैसे कि आप समझदार हैं, आप साबुन का प्रयोग करते हैं, इत्यादि प्रकार के प्रश्न हो गए। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे प्राप्त होगा बच्चों, या तो प्रगणक को इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ के रूप में या फिर नहीं के रूप में, यानी दो रूप प्राप्त हो सकते हैं। यानी एक रूप क्या हो गया, एक हाँ 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 या नहीं 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 इत्यादि। इस प्रकार के प्रश्न के बारे में बताया गया, संकेतक प्रश्न। इन प्रश्नों को सूचक प्रश्न भी कहा जाता है। एक नोट लिख लीजिए, नोट में क्या लिखना है, नोट लिख लो एक छोटा सा, कि संकेतक प्रश्न को संकेतक प्रश्नों को सूचक प्रश्न, कौन से प्रश्न बच्चों, सूचक, संकेतक प्रश्न को सूचक प्रश्न भी
कहा जाता है। जो हमारे संकेतक प्रश्न होंगे उन संकेतक प्रश्नों को सूचक प्रश्न भी कहा जाता है। सभी विद्यार्थी समझ में आ गया? तो संकेतक प्रश्न का जो उपनाम हो गया वह कौन सा हो गया बच्चों? सूचक प्रश्न हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 का कंप्लीट हो गया। संकेतक प्रश्न ये अच्छा गुण है, प्रश्नों में ये गुण भी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 11 गुण लिखिए, क्या बताया गया है? 11वां गुण बताया गया है निर्देश, डायरेक्शन। यानी कहने का तात्पर्य प्रश्न इस प्रकार के भी हो कि वह सही कार्य की ओर या सही तथ्यों की ओर इंगित होते हुए, यानी आपका हम ऐसे कह सकते हैं जिस तथ्य के बारे में, क्या कह सकते हैं बच्चों, कि जिस तथ्य के बारे में सूचनाएं एकत्र करनी हो आपके प्रश्न उसी प्रकार के निर्देश देते हुए होने चाहिए। यानी निर्देश अलग नहीं, आपके द्वारा दिया गया निर्देश इंस्ट्रक्शन है या डायरेक्शन जो है वह उसी के अनुरूप है। अनुसंधानकर्ता के अनुसंधान द्वारा अनुसंधान के अनुरूप ही प्रश्न होने चाहिए और निर्देश भी उसी प्रकार के दिए होने चाहिए। तो इसमें लिख लेना कि सूचकों को प्रश्नावली, सूचकों को प्रश्नावली, सूचकों को प्रश्नावली भरने से सूचकों को प्रश्नावली भरने से संबंधित स्पष्ट एवं संक्षिप्त, स्पष्ट कह सकते हैं, संक्षिप्त छोटा रूप कह दें हम, संक्षिप्त रूप से उसे व्यक्त करना, वह निश्चित निर्देश, संक्षिप्त एवं निश्चित निर्देश जो डायरेक्शन दिए जाएंगे सूचक के लिए और उसके लिए, सभी के लिए बताया गया है। तो निश्चित निर्देश दिए होने चाहिए, निश्चित निर्देश दिए होने चाहिए। निर्देश कैसे हो? निश्चित निर्देश दिए होने चाहिए, यानी व्यक्ति को गुमराह करने वाले नहीं होने चाहिए, परफेक्ट रूप से आंसर, जिससे सूचक का, अब ये निर्देश क्यों दिए जाते हैं उसको लिख लिए, जिससे सूचक को या प्रगणक को, जिससे सूचक का पथ प्रदर्शन, जिससे सूचक का पथ प्रदर्शन हो सके। ये बात बता दी साहब कि सूचक को निर्देश के लिए बता दिया गया कि जो सूचक होता है, सूचक को प्रश्नावली भरने से संबंधित स्पष्ट, संक्षिप्त एवं निश्चित निर्देश दे देने चाहिए, ताकि निश्चित और स्पष्ट निर्देश देने से वह सूचनाएं सही प्रकार से कर सके, बच्चों एकत्र कर सके। ये सूचनाएं सही प्रकार से एकत्र होगी, हम ऐसे कह सकते हैं कि उसके द्वारा जो तथ्य एकत्र किए जाएंगे, जो जानकारी एकत्र की जाएगी, वह जानकारी कैसे होगी बच्चों? सही जानकारी प्राप्त होगी। सही जानकारी प्राप्त होगी तो हमें सूचनाएं भी सही प्रकार से प्राप्त होगी, इसके बारे में बताया जाता है। बात समझ आ गई? आगे लिखिए। चलो, लिखने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट लगाना सभी विद्यार्थी इसका, क्योंकि ये जो बिंदु है आगे हो नहीं पाएगा, आपको दिखेगा नहीं बाद में। चलिए स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने। पॉइंट नंबर 10वां गुण और 11वां गुण, संकेतक प्रश्न या निर्देश। चलिए सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से स्वतंत्र रूप से पूछ सकते हो, कुछ जानकारी एकत्र करनी कर सकते हो। चैनल को लाइक अवश्य करना, सब्सक्राइब भी करना, आपके सहयोग के द्वारा आगे बढ़ा जाएगा।
और आपको उसी प्रकार की सूचनाएं प्रेषित भी की जाएगी। विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रार्थना के अंदर नोट्स मिल रहा है बेल आइकन को दबाने के माध्यम से। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 11 हो चुके, पॉइंट नंबर 12 को अभी लिख दूंगा दोनों पॉइंटों को। कुछ पूछना हो, बार बार कह रहा हूं मैं आपको, कमेंट के माध्यम से पूछते, कुछ विद्यार्थी पूछते भी हैं। एक आदित्य भैया ने भी पूछा था पिछली बार कमेंट के माध्यम से, तो उनको समस्या का समाधान भी किया था वैसे तो। चलो मैं पुनः लिख देता हूँ एक बार। 10वां प्रश्न क्या था? संकेतक प्रश्न। संकेतक प्रश्न आपको ध्यान रहेगा। 11वां पॉइंट था हमारा निर्देश। 2 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। ठीक है, 12वां पॉइंट लिख लीजिए। 12वां पॉइंट क्या है? 12वां पॉइंट लिख लीजिए प्रश्नावली का गठन। 12.2 है हमारा प्रश्नावली का गठन। गठन कह सकते हैं हम उसको, निर्माण कह सकते हैं। गठन या निर्माण से तात्पर्य एक ही रूप में लगाया गया है कि प्रश्नावली का गठन किस प्रकार से किया जाए, प्रश्नावली निर्माण किस प्रकार से किया जाए। तो निर्माण से संबंधित तथ्यों के बारे में बताया गया कि जब प्रश्नावली का निर्माण किया जाएगा तो निर्माण करते समय कुछ बिंदुओं का, कुछ बिंदु बताए गए हैं, कुछ तथ्य बताए गए हैं। उन बिंदुओं का खास तौर पर ध्यान रखना परम आवश्यक है कि निर्माण जैसे कहा जाता है किसी वस्तु को बनाने से पहले इन बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। उसी प्रकार प्रश्नावली का जो गुणों के अंदर बताया गया कि प्रश्नावली निर्माण करने से पहले उसी गठन के बारे में जानकारी होना परम आवश्यक है। तो इसमें लिख लीजिए कि प्रश्नावली का गठन कैसा होना चाहिए, तो लिख लेना प्रश्नावली का गठन एक आकर्षक रूप में होना चाहिए। किस तरह होना चाहिए बच्चों? एक आकर्षक रूप में होना चाहिए। आकर्षक कितना? इतना आकर्षक कोई विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति उस प्रश्नावली के बारे में जानकारी प्राप्त करे, प्रश्नावली सीखे, तुरंत देखते ही उसे आकर्षित हो गया, अरे वाह क्या कितना अच्छी बनाई प्रश्नावली। गठन उसको आंसर देने में आनंद आएगा। तो प्रश्नावली का गठन एक आकर्षक रूप में होना चाहिए। प्रश्नावली में उत्तर लिखने की, उस प्रश्नावली में उत्तर लिखने की जगह भी स्पष्ट होनी चाहिए। क्लियर है कि जहां मुझे आंसर लिखना होता है, स्पष्ट होनी चाहिए। यानी जो जहां प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न के नीचे या सामने की तरफ साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए या जगह छूटी भी होनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ लिखना है। तो लिखिए प्रश्नावली के गठन में इसी प्रकार प्रश्नावली के गठन में इसी प्रकार प्रश्नावली के गठन में हमें निम्न बातों का या निम्न तथ्यों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अवश्य रखना चाहिए। अब ये तथ्य कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो तथ्य नंबर पहला है कि कागज की किस्म। पहला तथ्य क्या है बच्चों? कागज की किस्म। किस्म कह दो आप यहां पर,
या उस तथ्यों से संबंधित उसकी वैरायटी कह दो कि जिस कागज का आपने निर्माण लिया है या जिस कागज का आप प्रश्नावली बनाते समय उपयोग कर रहे हो वह इस प्रकार से होनी चाहिए या व्यवस्थित होनी चाहिए कि वह आकर्षक लगे, या उसका जो पेज लिया है आपने वह पेज भी कैसा होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल सुंदर व स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने पेज ले लिया और पेज लेने के बाद वह पेज अच्छा नहीं लग रहा है, सुंदर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल तो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियरिटी, पेज खराब नहीं हो। आपने इंक किसी इंक का उपयोग कर रहे हो तो वह इंक कैसे नहीं होनी चाहिए, फैलने की कला, ऐसा नहीं है कि वह इंक फैल जाए उसके ऊपर। कई बार होता है ना कुछ पेज होते हैं इंक फैल जाती है उसके ऊपर, तो इंक फैलनी भी नहीं चाहिए कई बार, ठीक है। इस प्रकार से इसमें लिखना है 1-2 लाइनें कि प्रश्नावली का कागज, प्रश्नावली का कागज, जो आपने कागज लिया है तो प्रश्नावली का कागज टिकाऊ व, प्रश्नावली का कागज टिकाऊ, टिकाऊ से मतलब लॉन्ग टर्म चलने वाला अच्छा कागज, मोटा कागज होना चाहिए। तो हम यहां ऐसे कहते हैं टिकाऊ व श्रेष्ठ किस्म का या अच्छी किस्म का, टिकाऊ व अच्छी किस्म मीन्स वैरायटी, अच्छी किस्म का होना चाहिए। कुछ कागज ऐसे होते हैं ना, जैसे आप रफ कॉपी वाले रफ कॉपी लेके आते हो आप लोग मार्केट से, कुछ विद्यार्थी, तो रफ का कागज कैसे आता है, बिल्कुल पतले आते हैं कि यहाँ जो लिखा है वो तुरंत आगे वाले पेज ऐसे प्रिंट हो जाता है। तो इस प्रकार प्रश्नावली का जब निर्माण करो तो इस प्रकार कागज बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, अर्थात कागज अधिक पतला, कागज अधिक पतला एवं खुरदरा नहीं होना चाहिए। कुछ कागज क्या होते हैं, उसकी जो बाहरी परत होती है, जो होती है खुरदरी होती है, जिससे पेन क्या होता है सही रूप से नहीं चलता है, लिखते समय कुछ दिक्कतें आती हैं। तो कागज कैसे वेराइटी रहनी चाहिए बच्चों, सही वेराइटी, कागज खुरदरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा गुण लिखिए गठन के निर्माण से, दूसरा गुण क्या है, प्रश्नावली का आकार। दूसरा गुण हमारा प्रश्नावली का आकार। तो प्रश्नावली का आकार कैसा होना चाहिए, प्रश्नावली का आकार इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। बड़ा इतना भी नहीं कि सामने वाला जब प्रश्न का आंसर दे, प्रश्न की सूची बताया जाए, यार बहुत बड़ी प्रश्नावली है, डाक प्रश्नावली के माध्यम से उसका आंसर क्लियर रूप से नहीं आते, ज्यादा छोटी भी नहीं कि फटाफट करके खत्म कर दी। यानी इतने प्रश्न होने चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए कि आपको सूचनाएं संपूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। तो इसमें लिख लेना इसका आकार इस प्रकार से, इसका आकार इस प्रकार से होना चाहिए कि, इसका आकार इस प्रकार से होना चाहिए कि इसे कई बार मोड़ने पर सलवटों से बचाया जा सके। कई बार सलवटे मोड़ने से बचा ले, इस प्रकार से मोड़े नहीं कि कागज के अंदर क्या पड़ जाए बच्चों, सलवटे पड़ जाए। तो प्रश्नावली के साथ प्रश्नावली
के साथ कई बार क्या होता है, हम प्रश्नावली का निर्माण तो कर लेते हैं और उसका आंसर लिखने के बाद, जैसे मैंने माना ये कागज है, ये देखो सभी आप सामने देख रहे हैं विद्यार्थी, जैसे ये कागज है मेरे पास, ठीक है, ऐसा तो मैं ऐसे मोड़ दिया, ये प्रश्नावली का आंसर देखे ऐसे मोड़ दिया ये ऐसा, और मैं लिफाफे में डालकर बाय पोस्ट कर दूंगा। अब जब कागज को खोला जाएगा तो क्या होगा, कागज में सलवटें पड़ जाएगी। अब सलवटें पड़ जाएगी तो दिक्कत आएगी ना, प्रश्नावली पढ़ते समय प्रश्नावली में क्या लिखा है, सब ये लिखा हुआ है, तो उसमें दिक्कत आएगी। तो इस प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं वो उसको मोड़ने से बचना चाहिए, जहां तक हो उसको जितना लिफाफा हो हल्का सा मोड़कर, ऐसे दबाई नहीं उसको, हल्का सा केवल फोटो दिया ऐसे डाल दिया जाए, ऐसे सोच नहीं तो ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है जोर से, तो वो पेज ऐसे कैसे सलवटे पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार का क्रिया नहीं करनी चाहिए, हल्का सा फोड़ो के लिफाफे में रख देना चाहिए। समझ में आ गया? तो आगे लिखिए इसके अंतर्गत कि जब प्रश्नावली को लिखा है मैंने, प्रश्नावली के साथ जो लिफाफा दिया गया है उस लिफाफे के अनुरूप ही उसे रखना चाहिए। तो प्रश्नावली के साथ प्रयुक्त लिफाफे उसी के अनुरूप, प्रश्नावली उसी के अनुरूप से तात्पर्य क्या है बच्चों, प्रश्नावली के अनुरूप, उसी के अनुरूप होने चाहिए। जो लिफाफे आप भेज रहे हो, तो आपने प्रश्नावली के लिए जितना बड़ा पेज लिया है, सामान्यतः वो पेज हल्का सा एक बार या दो बार फोल्ड हो, उस प्रकार से लिफाफे भेजने चाहिए। जिस प्रकार राजस्थान यूनिवर्सिटी से बच्चों के पास पेपर आते हैं या कॉपियां जब जाती है, तो ऐसे कॉपी को फोल्ड करके रखा जाता है, जो उसका बैग कैरी बैग लिया जाता है कॉपियों के लिए, पेपर के लिए, तो पेपर जितना बड़ा होता है उसी के अनुरूप लिफाफा आता है, और लिफाफे में वह चीज पेपर फिक्स होके अटैच करके उसको भेज दिया, प्रेषित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न बने हुए होने चाहिए। 2 बिंदु हो गए हमारे प्रश्नावली गठन के लिए। बिंदु नंबर तीसरा, 2 बिंदु लिख लिया, तीसरा बिंदु हम यहाँ लिखेंगे, तो इसको लिख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट लेना इसका, ताकि आगे वाले बिंदुओं को मैं सरलता पूर्वक आपको बता सकूं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट सब विद्यार्थियों ने? चलिए आगे लिखते हैं। 2 गठन हो चुके हमारे। गठन नंबर 3, तीसरा गठन क्या बताया गया उसके बारे में जान लेते हैं। गठन नंबर तीसरा, थर्ड बिंदु क्या है, हाशिया, यहां लिख देता हूं मैं। तीसरा बिंदु क्या है बच्चों, हाशिया। आप लोग जानते हो शायद, पिछली बार एक बार कंप्यूटर संगणक की एग्जाम में या स्टैटिस्टिक्स एग्जाम में पूछा भी गया था कि हाशिया क्या होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है कितनी होती है, उसके बारे में है। वैसे हाशिया जो होता है, आप लोग कॉपी में जो पेज में दो लाइनें खींची हुई होती है, लाइनों के जो साइड वाला छोटे वाले जो भाग होते हैं, ये भाग ही क्या कहलाता है बच्चों, हाशिया कहलाता है। अब उदाहरण के माध्यम से बता दूंगा, तो इसमें लिख लेना हाशिए के बारे में कि प्रश्नावली के किस ओर होता है, ये बाईं तरफ होता है। तो प्रश्नावली के बाईं तरफ के भाग को, प्रश्नावली के बाईं तरफ के भाग को हाशिया कहा जाता है। यानी बाईं तरफ का जो भाग होगा पेज का, उसे हाशिया कहा जाएगा। जो पेज की चौड़ाई का 1/4 या 1/5 भाग
हाशिए के लिए अवश्य होता है। हाशिए के लिए अवश्य होता है, यानी जो 1/4 या 1/5वां भाग जो होगा वह भाग हाशिए के लिए होगा। और यह हाशिया क्यों छोड़ा जाता है? कार्य की या उस पेज की सुंदरता के लिए छोड़ा जाता है। तो इसमें लिख लेना, इससे पेज व कार्य की इससे जो पेज होता है, इससे पेज की सुंदरता, इससे पेज की सुंदरता और फाइलिंग जो फाइलिंग है, फाइलों में लगाने के लिए फाइलिंग में सुविधा होती है। फाइलिंग में क्या होती है बच्चों? सुविधा होती है। तो 2 प्रश्न बन गए। फाइलिंग क्या कहलाती है? हाँ, फाइलिंग के लिए छोड़ा गया भाग क्या होता है? जैसे उदाहरण के लिए दे सकते हैं, जैसे ये कॉपी का पेज अपना, ये कॉपी का हमारा क्या है? पेज है। ये बच्चों क्या है हमारा? ये पेज है। पेज के अंतर्गत जो ये भाग छोड़ा जाता है, 1/4 वाला भाग, ये वाला भाग, ये बायां भाग जो है, यही बायां भाग क्या कहलाता है बच्चों? हाशिया कहलाता है। ठीक है, शायद कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। पेज का जो बायां भाग है, कौन सा भाग है बच्चों? ये वाला भाग हमारा बायां भाग है। कौन सा भाग है? बायां भाग है। और जो बायां भाग होता है किसी कॉपी के पेज का, ये बायां भाग कहलाता है बच्चों? हाशिया कहलाता है। ये तीसरा कटने के लिए तीसरा बिंदु हो गया। चौथा बिंदु लिखिए। चौथा बिंदु क्या है? हमने आगे आपको हाशिया क्या होता है, इसे हाशिया कहा जाता है। चौथा बिंदु लिखिए, जगह छोड़ना। चौथा बिंदु है जगह छोड़ना, स्पेस। कार्य जब किया जाता है तो कार्य के करते समय कुछ स्पेस भी छोड़ा जाता है। तो इसमें लिख लिए, प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण करते समय, प्रश्नों का निर्माण करते समय उनके मध्य में या बीच में उचित जगह छोड़ी जानी चाहिए। उचित जगह छोड़ी जानी चाहिए ताकि प्रश्नों का सही प्रकार से लिख सके, प्रश्न सही प्रकार से दिख सके और उसका आंसर भी पूर्ण लिख सके। अंतिम 5वां बिंदु लिखिए। गठन के लिए 5वां बिंदु बताया गया है, छपाई एवं चित्रों का प्रयोग, प्रिंटिंग। छपाई व चित्रों का प्रयोग, यानी जब प्रश्नावली का निर्माण किया गया है तो आपने ये जो शब्द लिखे हैं उनकी प्रिंटिंग भी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट प्रिंटिंग होगी, स्पष्ट चित्र बने हुए होंगे तो पढ़ते समय, देखते समय व्यक्ति तुरंत चित्रों के माध्यम से भी तुरंत समझ जाता है। और प्रिंटिंग अच्छी होती है तो विद्यार्थी को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है। तो इसमें लिखिए, प्रश्नों की छपाई प्रश्नावली में प्रश्नों की छपाई, प्रश्नावली में प्रश्नों की छपाई स्पष्ट तथा
यथासंभव यानी आवश्यकता के अनुसार तथा यथासंभव, इस पर था यथासंभव चित्रों का प्रयोग करते हुए होनी चाहिए जिससे वह अधिक क्या लगे बच्चों, आकर्षक, जिससे वह अधिक आकर्षक लगे। यानी प्रश्नावली में चित्रों का यथासंभव प्रयोग कर रहे हो आप, जहां चित्रों का प्रयोग करना चाहिए उस स्थान पर आपने चित्रों का प्रयोग किया है, प्रिंटिंग का चित्रों का प्रयोग किया गया है। तो चित्रों का प्रयोग करने से क्या होता है, वो जो चित्र होते हैं या जो प्रश्न होते हैं, जो प्रश्न का आप आंसर लेना चाहते हो वह स्पष्ट दिखाई देता है और सूचक या प्रगणक या अनुसंधानकर्ता तीनों व्यक्ति इस प्रश्न को सरलता पूर्वक समझ जाते हैं। ये हमारा हो गए कुल 12 पॉइंट। अच्छे प्रश्नों के अब 3 पॉइंट और बाकी है जिनका अध्ययन करेंगे हम आगे आने वाली क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट लेना सही विद्यार्थी, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप पूछिए, जानने का प्रयास कीजिए और चैनल को लाइक अवश्य करना, सब्सक्राइब के बटन को, बेल आइकन बटन को अवश्य क्लिक करना ऑल पर जाकर, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। ठीक है, इसका शेष पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ले लिया स्क्रीनशॉट सब विद्यार्थियों ने? ठीक है, शेष पढ़ेंगे